तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएस क्या है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने हेडिंग डाला है कि यूपीएस क्या है। ठीक है, तो बहुत लोग जो है यूपीएस को लेकर काफ़ी कंफ्यूज है और कई सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनको ये कंफ्यूजन है कि यूपीएस बेहतर है या एनपीएस बेहतर है। देखिए, ये चीज़ तो सब लोग जानते हैं कि ओपीएस बेहतर है। ठीक है, जो हमारी ओल्ड पेंशन थी वो सबसे अच्छी स्कीम थी। ठीक है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर एनपीएस और यूपीएस की बात की जाए तो एनपीएस में कौन बेहतर है और यूपीएस की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खासियत है, इसको हम विस्तार से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूपीएस से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसकी रिप्लाई जरूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज समझते हैं विस्तार से कि यूपीएस क्या है, यूपीएस की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें क्या क्या बिंदु हैं। तो उनसे जो पुरानी पेंशन छीन ली गई थी उसकी अपेक्षा यह यूपीएस क्या कुछ हद तक यूपीएस ओपीएस की प्रतिपूर्ति करता भी है या नहीं करता है। ठीक है, या फिर ये एनपीएस से भी खराब है या फिर एनपीएस से बेहतर है। ठीक है, तो इसको हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहली बात कि यूपीएस क्या है। ठीक है, इसको समझते हैं। तो यूपीएस देखिए एक है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि एकीकृत पेंशन योजना। ठीक है, एकीकृत पेंशन योजना है ये, और इसको जो है सरकार ने ओपीएस और एनपीएस इन दोनों का एक तरह से आप कह सकते हैं कि मिला जुला रूप है। ठीक है, ओपीएस का और एनपीएस का इन दोनों के बीच का रास्ता निकालने का सरकार ने प्रयास किया है, जिसको कि सरकार ने यूपीएस का नाम दिया है। ठीक है, तो दोस्तों यूपीएस कब से लागू हो रहा है, ये देखिए लागू हो रहा है 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने का मतलब यह नहीं है कि इससे पहले जो लोग रिटायर हुए हैं उन पर लागू नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपके पास क्या होगा, ऑप्शन दिया जाएगा। आप चाहे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप चाहे तो यूपीएस ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो एनपीएस के तहत भी रह सकते हैं। ठीक है, यानी जो कर्मचारी अभी 1 अप्रैल 2025 से पहले भी रिटायर हो गए होंगे, यानी उन्होंने सर्विस की और एनपीएस के तहत उनका पैसा कटा और एनपीएस के तहत वो रिटायर होकर पेंशन पा रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग भी चाहे तो एनपीएस से यूपीएस पर शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, और उनका जो भी बचा कुचा एरियर होगा, अगर यूपीएस में उनका एरियर बन रहा होगा तो उसको जो है जितना उन्होंने पेंशन लिया है उसको माइनस करके जो भी उनका एरियर बनेगा उसे यूपीएस के तहत उन्हें दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये किन कर्मचारियों के लिए है, ये उन कर्मचारियों के लिए है जो कि ओपीएस के तहत नहीं आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत लोग यह कंफ्यूजन में है कि एनपीएस बेहतर है या फिर यूपीएस बेहतर है, हम एनपीएस के तहत बने रहें या फिर यूपीएस का लाभ लें। ठीक है, तो उस पूरे कंफ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूपीएस क्या है। ठीक है, और यूपीएस में कौन कौन से बिंदु हैं जिस पर सरकार ने फोकस किया है उसको हम समझते हैं। ठीक है, विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहले देख लीजिए कि यूपीएस जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, मैंने आपको बताया। तो इस यूपीएस के तहत 5 मुख्य बिंदुओं पर सरकार ने फोकस किया। ठीक है, इसमें ये 5 मुख्य बिंदु है जिस पर सरकार ने फोकस किया है और आपको यह प्रयास किया है कि ये जो पेंशन योजना है ये एक सुनिश्चित पेंशन योजना बन सके। ठीक है, तो इसमें पहला बिंदु क्या है, इसमें पहला बिंदु है एश्योर्ड पेंशन। एश्योर्ड पेंशन का मतलब क्या होता है कि सुनिश्चित पेंशन। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है एश्योर्ड पेंशन, सुनिश्चित पेंशन, यानी कि इससे पहले जो एनपीएस का लाभ ले रहे होंगे उनके एनपीएस में सुनिश्चित पेंशन नहीं थी, एश्योर्ड नहीं था कि कितना आपकी रिटायरमेंट होने पर आपको कितनी पेंशन मिलने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि जो एनपीएस का पैसा करता था वो आपका शेयर मार्केट के अधीन था। ठीक है, यानी कि शेयर मार्केट उस समय क्या उसका प्रॉफिट होगा, क्या उसका लॉस होगा, उसके आधार पर, यानी शेयर मार्केट के जोखिमों के आधार पर एनपीएस करता था। ठीक है, आप पता चले रिटायर जब हुए, आप रिटायरमेंट के समय जैसे आप रिटायर हुए, पता चले किसी देश ने किसी देश पे युद्ध कर दिया और उस समय मार्केट पूरा धड़ाम हो गया। ठीक है, मार्केट पूरा गिर गया, तो हो सकता है कि आपके पैसा जो एनपीएस में जमा था वो पैसा भी आपका धड़ाम हो जाए, यानी कुछ कम हो जाए। ठीक है, तो ये शेयर मार्केट के जोखिमों के अधीन था, इसलिए सरकार ने क्या किया इसमें कि आपका यूपीएस एश्योर्ड पेंशन लागू कर दिया। ठीक है, यानी कि जो पेंशन आपको मिले वो सुनिश्चित हो कि कितना मिलेगा। ठीक है, तो इस एश्योर्ड पेंशन के तहत आप देखिए क्या है कि इसमें लिखा है कि 25 वर्ष की सेवा। ठीक है, यानी आप अगर अपने सरकारी सर्विस में 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा करते हैं, ठीक है, 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों, कितना, पिछले 12 महीनों में,
ठीक है, पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन, ठीक है, पिछले 12 महीनों में औसत मूल वेतन का 50%, ठीक है, कितना 50%, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा अवधि के लिए अनुपातिक, ठीक है। अब इसको हम विस्तार से आपको समझा देते हैं, किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन नहीं होने देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें सरकार ने स्पष्ट किया है एश्योर्ड पेंशन के तहत, जो पहला पॉइंट है इनका एश्योर्ड पेंशन, सुनिश्चित पेंशन, इसके तहत यह है कि अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष की अपनी सरकारी सेवा पूरा करता है, ठीक है, अपनी 25 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर लेता है, तो उसको ये एश्योर्ड पेंशन के तहत आ जाएगा, ठीक है, यानी वो सुनिश्चित पेंशन के लिए पूरी तरह से हकदार होगा, ठीक है। अब इस पेंशन का लाभ लेने के लिए 25 वर्ष की सेवा होनी चाहिए। अब 25 वर्ष की अगर सेवा उसकी हो जाती है, तो जब वो रिटायरमेंट की जब उसकी उम्र होगी, तो जो रिटायरमेंट की उम्र के समय जो लास्ट 12 महीने होंगे, ठीक है, यानी एकदम लास्ट के जो अंतिम 12 महीने होंगे उसके, ठीक है, तो उस अंतिम 12 महीने में औसत मूल वेतन का, उस पूरे 12 महीने का औसत मूल वेतन निकाला जाएगा, ठीक है, उस 12 महीने का एवरेज निकाला जाएगा, और उसके एवरेज निकालने के बाद कितना दिया जाएगा आपको, उसका 50% दिया जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं समझा रहा हूं कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि उसके अंतिम 12 महीने का एवरेज निकालने पर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है आपका 50,000 उसका जो है बना, ठीक है, और ये देखिए मूल वेतन लिखा है, ठीक है, यानी उसका बेसिक पे, इसमें आपका डीए शामिल नहीं रहेगा, ठीक है, जो महंगाई भत्ता मिलता है वो महंगाई भत्ता इसमें शामिल नहीं रहेगा, जो मूल वेतन मिल रहा है बेसिक पे जो होता है उसके 12 महीने का एवरेज निकाल के, ठीक है। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का 12 महीने का जो मूल वेतन का एवरेज निकाला गया वो 50,000 रुपये है, ठीक है, तो इस हिसाब से इसका 50%, 50,000 का आपका क्या दिया जाएगा 50%, तो 50,000 का 50% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बराबर 25,000 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 25,000 रुपये। अब 50,000 का 50% 25,000 रुपये हो जाएगा, प्लस इसमें आपका महंगाई राहत भी शामिल रहेगा, ठीक है, यानी जो महंगाई भत्ता मिलता है वो महंगाई भत्ता इसमें भी शामिल रहेगा, ठीक है। तो उस समय मान लीजिए, अब इस समय जैसे अभी 50% महंगाई भत्ता चल रहा है, तो हम अभी इस समय के हिसाब से निकाल लेते हैं कि इसका महंगाई भत्ता 50% है, तो 50% इसका 25,000 का 50% कितना हो जाएगा 12,500 रुपये। तो आप इसको भी जोड़ लीजिए कि 12,500 रुपये, ठीक है, तो कुल कितना हो गया 25,000 ये हो गया, और महंगाई भत्ता 12,500 रुपये, तो 25 प्लस 12,500 कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 37,500 रुपये, ठीक है, 37,500 रुपये, ठीक। यानी कि किसी व्यक्ति को यदि वो रिटायर होता है तो उसका मूल वेतन का 50%, ये 25,000 रुपये प्लस इसमें महंगाई भत्ता जुड़ जाएगा, तो वो 37,500 रुपये अपना सुनिश्चित पेंशन के तहत पाएगा, ठीक है। और जो जो महंगाई राहत बढ़ती जाएगी, यानी कि ये जो है महंगाई राहत, ठीक है, ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो भी आपके पेंशन में शामिल होती जाएगी, ठीक है। यानी आपका जो जैसे अभी आप महंगाई भत्ता पाते हैं और हर 6 महीने बाद जो महंगाई भत्ता बढ़ता है, उसी हिसाब से आपके पेंशन में भी महंगाई राहत को शामिल किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत शब्द में, ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं महंगाई भत्ता क्या है और महंगाई राहत क्या है, ठीक है। तो देखिए दोनों एक समान है, ठीक है। जब आप सर्विस करते हैं तो आपको महंगाई भत्ता दिया जाता है, यानी कि डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, जिसको डीए कहते हैं, और जब आप रिटायर हो जाते हैं तो उसको महंगाई राहत अलाउंस का महंगाई राहत भत्ता कहा जाता है, जिसको DRA कहा जाता है, ठीक है, DRA कहा जाता है, ठीक है, डियरनेस रिलीफ अलाउंस कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आप सर्विस के दौरान डीए पाते हैं और जैसे सर्विस से रिटायर हो जाते हैं तो आपको DRA दिया जाता है, ठीक है, महंगाई राहत दिया जाता है, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों सेम होता है, ठीक है। चलिए अब इसको समझ लिए आप लोग, ठीक है, कि मूल वेतन 50%। अब यहाँ देखिए नीचे लिखा गया है कि न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा अवधि के लिए अनुपातिक। अब इसका मतलब क्या है, अनुपातिक का मतलब क्या है, यानी कि मान लीजिए कि ये तो 25 वर्ष की सेवा पर लागू होगा, ठीक है, यानी कम से कम 25 वर्ष सेवा किए हैं तब आपको ये एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। लेकिन क्या आपकी अगर सेवा अवधि 24 वर्ष हुई तो फिर आपको कैसे पेंशन दी जाएगी। तो देखिए इसके लिए भी सरकार ने उपाय बनाया है, अनुपातिक रूप में आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब अनुपातिक का मतलब क्या है, अनुपातिक का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपको 25 वर्ष सेवा करने पर आपको कितना पेंशन मिला 50%, ठीक है, आपके मूल वेतन का औसत निकाल के 50% आपको दिया गया। अगर मान लीजिए आपने 24 वर्ष सेवा किया तो फिर आपको कितना दिया जाएगा, मान लीजिए आपकी सेवा 24 वर्ष हुई तो फिर कितना दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा 48%, ठीक है। यही अनुपातिक निकालना है,
24 वर्ष यदि आपकी सेवा होती है तो ये 48% आपको दिया जाएगा। इसी तरह से आपको अगर आपकी सेवा 23 वर्ष होती है तो ये कितना दिया जाएगा, 46% दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपकी सेवा 22 वर्ष होती है तो फिर आपको कितना दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा 44%। ठीक है, इसमें 2 का गुणा कर दीजिएगा, उसी हिसाब से आपका अनुपातिक निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है 10 वर्ष की सेवा तक। ठीक, यानी अगर आपका 10 वर्ष के बाद अलावा मान लीजिए 11 वर्ष हो गया तो इसी हिसाब से आप अनुपातिक आप निकाल लीजिएगा। यानी आप 11 वर्ष अगर सेवा करते हैं तो फिर आपको कितना दिया जाएगा पेंशन, तो आपको 22% दिया जाएगा। ठीक है, ठीक 22% दिया जाएगा। यानी जो भी सेवा आपने की है उसमें 2 का गुणा कर लीजिएगा, उतना आपका अनुपातिक रूप में आ जाएगा। और प्लस महंगाई राहत इसमें शामिल रहेगी। ठीक है, महंगाई भत्ता जो मिलेगा वो भी इसमें शामिल रहेगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे पॉइंट को हम लोग समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या इसमें दिया गया, एश्योर्ड फैमिली पेंशन। ठीक है, अब एश्योर्ड फैमिली पेंशन क्या है, यानी कि सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन। ठीक है, देखिए दिया गया है इसमें कि कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60%। ठीक है, यानी किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है पेंशन के दौरान, पेंशन पा रहा है कोई व्यक्ति और उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका 60% जो उस समय वो पेंशन पा रहा होगा, मान लीजिए कि वो पेंशन पा रहा था उस समय कर्मचारी की मृत्यु होने से ठीक पहले, मान लीजिए वो पेंशन पा रहा होगा आपका 25,000 रुपये। ठीक है, 25,000 रुपये पेंशन पा रहा था तो इसका 60%, इसका कितना परसेंट, इसका 60%, इसका 60% कितना हो जाएगा, इसका 60% हो जाएगा आपका 15,000 रुपये। ठीक है, इसका 60% कितना हो जाएगा, 15,000 रुपये। ठीक है, और प्लस इसमें DRA शामिल कर लीजिए। ठीक है, इसमें आप महंगाई राहत भी जोड़ लीजिए। ठीक है, तो जो भी इसका आएगा लगभग मान लीजिए 15,000 रुपये ये हो गया, 7,500 रुपये ये हो गया, तो लगभग 22,500 रुपये। ठीक है, तो उसकी अगर कोई कर्मचारी है पेंशन के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 60% ये पेंशन उसको दी जाएगी। ठीक है, यानी 25,000 का 60% 15,000 रुपये और 15,000 प्लस DRA दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए तीसरे पॉइंट को हम लोग समझते हैं। देखिए तीसरे पॉइंट में दिया गया कि एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। ठीक है, यानी सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। ठीक है, मिनिमम पेंशन यहाँ देने की बात की जा रही है सरकार द्वारा कि न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 प्रति माह। ठीक है, कितना दिया गया है, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पर। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर लेता है और उस 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद यदि मान लीजिए उसकी पेंशन की रकम होती है 9,000 या 8,000 रुपये, तो भी उस कंडीशन में भी उसको कितना दिया जाएगा, 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, उसको कितना दिया जाएगा, 10,000 रुपये प्रति माह कम से कम दिया ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके इस वाले में योजना में भी यानी तीसरे वाले में भी न्यूनतम 10 वर्ष की जो सेवा अवधि पर 10,000 प्रति माह आपको पेंशन दिया जाएगा, इसमें भी आपका महंगाई राहत शामिल रहेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, इसमें भी आपका महंगाई राहत शामिल रहेगा। चलिए चौथे पॉइंट को हम लोग समझते हैं। देखिए दिया गया इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। ठीक है, यानी कि मुद्रास्फीति सूचकांक। मुद्रास्फीति सूचकांक किया गया है। मुद्रास्फीति सूचकांक यही है कि मुद्रास्फीति सूचकांक के अनुसार जो भी महंगाई भत्ता आएगा, ठीक है, जो भी महंगाई राहत आएगी उसको जो है तीनों पेंशन पर महंगाई राहत शामिल किया जाएगा। ठीक है, ये जो तीनों प्रकार की पेंशन है आपका, ठीक है, यानी एश्योर्ड पेंशन, एश्योर्ड फैमिली पेंशन और एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों प्रकार की पेंशन पर आपका जो है महंगाई राहत शामिल रहेगा। ठीक है, इन पेंशन पर सब में महंगाई राहत दी जाएगी आपको। ठीक है, आइए पांचवें पॉइंट को समझते हैं। पांचवा और लास्ट पॉइंट है ये। इसमें देखिए दिया गया है लम सम पेमेंट एट सुपरिनएनुएशन इन एडिशन टू ग्रेचुटी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सेवानिवृत्ति पर ग्रेचुटी के अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति के दौरान एक ग्रेचुटी के अतिरिक्त एक मुश्त भुगतान, यानी कि आपको क्या किया जाएगा, आपको ग्रेचुटी तो दिया ही जाएगा। ठीक है, जब आप रिटायर होंगे तो उस समय आपको जो ग्रेचुटी बनेगी वो तो दिया ही जाएगा, उसके अलावा भी आपको एक अलग से एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। वो कैसे किया जाएगा, उसका देखिए, उसको कैसे दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा कि प्रत्येक 6 महीने की सेवा पर, ठीक है, यानी आप जितना भी सेवा करेंगे उसके प्रत्येक 6 महीने की सेवा पर बेसिक पे प्लस DA का 1/10वां हिस्सा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसको समझिए, इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। ठीक है, बहुत लोग इसको लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं, इसको मैं बता देता हूँ। देखिए लिखा गया कि प्रत्येक 6 महीने की सेवा पर, ठीक है, प्रत्येक 6 महीने की सेवा पर बेसिक पे प्लस DA का 1/10वां हिस्सा। ठीक है, तो मान लेते हैं हम
एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 30 वर्ष की सेवा पूर्ण किया, ठीक है, अपने पूरी सर्विस में उसने 30 वर्ष सेवा की, ठीक है। तो 30 वर्ष सेवा की अगर उसने, ठीक है, कितनी सेवा की, 30 वर्ष सेवा की है, और एक वर्ष में कितने 6 महीने होंगे, यानी कितनी छमाही होगी, तो एक वर्ष में 2 छमाही होती है, तो 30 गुणे 2 कर दीजिए, ठीक है, यानी ये कितना हो गया आपका 60 हो गया, ठीक है, कितना महीने हो गया, 60 महीने हो गया, ठीक। 30 गुणे 2, कोई 30 साल सर्विस किया तो उसमें 30 कितने छमाही हो जाएंगे, 60 छमाही हो जाएंगे, ठीक है। अब 60 छमाही का जब आप रिटायर हो रहे होंगे तो उस समय जो वेतन आपको मिल रहा होगा, यानी उसमें देखिए बेसिक पे प्लस डीए दोनों शामिल है, तो उस समय मैं मानता हूं कि बेसिक पे प्लस डीए आपको मिलाकर कुल कितना मिल रहा होगा। मान लीजिए हम मानते हैं कि आपको उस समय आपका, चलिए 60,000 मान लेते हैं, ठीक है, बेसिक पे और प्लस आपका डीए मिलाकर 60,000 आपको मिल रहा है, ठीक है, ठीक। या हम चलिए लमसम 1 लाख मान लेते हैं, ठीक है, रिटायरमेंट समय तनख्वाह तो ज़्यादा होगी ना, तो उस समय के हिसाब से हम मान लेते हैं कि आपको कितना मिल रहा है, 1 लाख रुपए मिल रहा है, ठीक है। इसमें बेसिक पे और प्लस डीए दोनों शामिल है। तो रिटायरमेंट जब आप हुए तो आपके रिटायरमेंट के समय जो लास्ट पेमेंट थी वो 1 लाख रुपए थी। अब इस 1 लाख रुपए का 1/10वां हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। अब इसका 1/10वां हिस्सा आप निकालेंगे तो इस 1 लाख का 1/10वां हिस्सा कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 10,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये, ठीक। 1 लाख का 10वां हिस्सा 10,000 रुपये। अब 10,000 से 60 में गुणा कर दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, 10,000 से आप कितना में गुणा कर देंगे, 60 में गुणा कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 10 गुणे 60 कर दीजिए, आपका हो जाएगा ये टोटल 6 लाख रुपए, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपए। तो ग्रेचुटी के अलावा ये 6 लाख रुपए आपको और दिया जाएगा एक मुफ्त राशि के रूप में, ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट है। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से आप इसे देख लीजिए, ठीक है। टोटल आपको कितने मिलेंगे, अगर आपका लास्ट पेमेंट जो है 1 लाख रुपए है तो उसका 1/10 कर दीजिए, ठीक है, यानी 10,000 रुपये हो गया। तो 10,000 रुपये का आपका जो है 60 से गुणा कर दीजिए, यानी आपने टोटल 60 महीने सर्विस की है, 30 वर्ष की सर्विस में आपका 60 महीने आ रहा है, तो इस 10,000 रुपये से 60 में गुणा कर दीजिए, टोटल आपको 6 लाख रुपये होगा, ठीक है। तो आपको जो ग्रेचुटी मिलेगी वो प्लस एक मुफ्त राशि के रूप में ये 6 लाख रुपये भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमने आपको यूपीएस पर ये जो 5 पॉइंट दिए गए हैं इसको हमने विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर इन 5 पॉइंटों में अगर आपको कोई भी प्रकार की कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। और आप भी अगर कोई अपनी तरफ से सलाह देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आप एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस पर अगर वीडियो चाहते हैं कि इन तीनों में क्या बेसिक अंतर है, किसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, इन तीनों पर हम विस्तार पूर्वक आपको वीडियो बनाकर देने वाले हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप एनपीएस वर्सेस यूपीएस वर्सेस ओपीएस आप कमेंट कर दीजिएगा, हम अगली वीडियो उसी पर लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप सब तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। धन्यवाद।